स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेद। माई सेल्फ सुशील जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर को, जिसमें आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ से ही रिलेटेड है। कल वाले वीडियो में हमने रोल्स लॉ को पढ़ा था, सीखा था कि रोल्स लॉ क्या होता है। जो बच्चे मुझे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज मेरे पहले वाले वीडियोस को जरूर देखें। कैमवेद चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहां से आप जाके टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो पहले वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से, उन्हें कोई सब पता होगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए और कीजिए भी। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि बातें करेंगे तो काम खराब होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रोल्स लॉ से रिलेटेड ही टॉपिक है हमारा। तो क्या टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। देखिए कल मैंने आपको बताया था रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशंस, और उसमें हमने एक डेरिवेशन निकाल के देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स ए एंड बी। ओके, उसके बाद हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था, उसका प्लॉट करके देखा था कि क्या ग्राफ किस तरह का रिलेशन आता है। इट इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और उसे स्लोप और इंटरसेप्ट वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया था कल। ओके, आई थिंक आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगर बात कर रहे हैं हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट की, सोल्यूट की सॉरी, कि अगर हमारा जो कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मींस कि उसमें जो कंपोनेंट है हमारा, जो सोल्यूट है हमारा, वो सॉलिड है। तो अगर हमारा कंपोनेंट सॉलिड है तो क्या रोल्स लॉ में चेंजेस आएंगे या क्या सॉल्यूशन पे असर पड़ेगा, वो हमें देखना है। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो हम चेक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं रोल्स लॉ क्या होगा। ओके चलिए, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने कोई सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में लिया। वाटर ही मान लेते हैं हम कि यहां हमने वाटर को लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो ऐड करते हैं। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ये है कि उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी उसका नहीं होगा। क्लियर सी बात है ना। सॉल्यूट डालने से पहले हम मान लेते हैं कि इसके पास बहुत सारे वेपर्स बन रहे थे और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में था, और इन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर था वो हमने कितना मान लिया, वो हमने P नॉट B मान लिया। समझ में आया? चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसमें डाल देता हूं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर भी होंगे और कुछ पार्टिकल जो आपके हैं वो सरफेस पर भी आ जाएंगे यहां पे। तो उससे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट का सरफेस है, आपको कुछ हिस्सा उसका जो है वो सॉल्यूट ने कवर कर लिया, ठीक है। तो सॉल्यूट के खुद के वेपर्स तो बनते नहीं है, वेपर हमेशा बनते हैं सरफेस ऑफ एनी लिक्विड, उसको सॉल्यूट ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो अब क्या होगा, अब पहले से वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम बनेंगे वेपर। और अगर वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब कि जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल कंपोनेंट में ऐड करेंगे, किसी लिक्विड में ऐड करेंगे, तो वो हमेशा उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को पहले से डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने का रीजन क्या है, डिक्रीज करने का रीजन है क्योंकि वो उसके सरफेस के पार्टिकल्स को कवर कर लेता है। क्लियर? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आपका है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, ऑलवेज डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा कम होगा। किससे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये होता कैसे है उसको भी देखते हैं। देखिए क्लास में बताया था कि जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो हमारा इक्वल होता है प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ओके, अब ए को हम सॉल्यूट मान रहे हैं, तो ए हम कैसे निकाल देते,
कि पी नोट ए और मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी तरह बी किस तरह निकालते थे, पी नोट बी और इनटू में एक्स बी, वेयर पी नोट एंड पी नोट बी इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। ओके, नाउ बिकॉज आवर कंपोनेंट इज सॉलिड, हमारा कंपोनेंट क्या है, सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड के वेपर्स तो बनेंगे नहीं, प्योर स्टेट में भी नहीं बनेंगे। दैट मींस कि पी नोट ए क्या होगा, उस केस में जीरो होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, जीरो हो गई। इट मींस कि जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर हमारे पास आएगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा पी नोट बी इंटू में एक्स बी के। दैट मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सोलवेंट पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंडेंस यहां से तो कम से कम खत्म हो गई है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन पे, ना कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे, क्योंकि वो वाली क्वांटिटी तो क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई है। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं साफ। अब मैं इसी को ऊपर लिख रहा हूं दोबारा से। मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है हमने, पी टोटल इक्वल किसके, पी नोट बी और एक्स बी के। ओके, अब क्या करते हैं, इस पी नोट बी को मैं यहां लेके आता हूं, तो पी टोटल डिवाइड बाय पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स बी। ओके, अब हमें पता है भाई एक्स बी को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। ओके, तो यहां से क्या कीजिए, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी टोटल डिवाइड बाय पी नोट बी इज इक्वल टू, यहां 1 से माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ओनली एक्स से। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये वाली। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इनका एडिशन अगर लें तो हमारे पास क्वांटिटी आती है पी नोट बी पी टोटल डिवाइड बाय पी नोट बी इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम कहेंगे रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको समझिए भाई, ये चैप्टर में दोबारा फिर आएगी, आगे जाके इसको हम फिर दोबारा से फिर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए इसको। ये आपसे कह रहा है कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया है, वो चेंज आ गया, ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूशन से, अगर हम नॉन वोलेटाइल यूज कर रहे हैं तो ये चेंज आ गया आपका, सॉल्यूशन सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग मतलब कम होता है, पी नोट पी ज्यादा होता है, पी टोटल कम होता है, तो जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा, घट के आएगा, लोअरिंग होगी। तो रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया है, कितना लोअरिंग हुई है, वो डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे, सॉरी सोल्यूट पे। हम ये भी सकते हैं ना कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखिए इसको मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि भाई पी नोट बी माइनस पी टोटल इज प्रोपोर्शनल, सॉरी इक्वल टू पी नोट बी और एक्स ए। अब पी नोट बी तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है क्योंकि प्योर फॉर्म की है, तो यहां से भी कह सकते हैं ना कि किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितना चेंज आएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे तो ज्यादा चेंज आएगा, मोल फ्रैक्शन कम होंगे तो कम आएगा, नॉर्मल सी बात है भाई। अगर मैं सोल्यूट ज्यादा लूंगा तो वो ज्यादा सरफेस को कवर करेगा सॉल्वेंट के, और अगर सरफेस को ज्यादा कवर करेगा सॉल्वेंट के तो ज्यादा वेपर कम होंगे, वेपर ज्यादा कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा कम होएगा। क्लियर? तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितना चेंज आएगा,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। क्लियर? और इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं तो चीज और बताता हूं छोटी छोटी, जो बहुत काम किया आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। वीडियोस को पूरा देखा कीजिए भाई, जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, आधा पूरा छोड़ोगे तो टॉपिक समझ में कैसे आएगा, बॉन्डिंग कैसे बनेगी आपकी मेरे साथ, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं एक बिल्कुल छोटे से टॉपिक की। देखिए, कई बार क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको यहां से उससे बात बनती है कुछ। कई बार आपसे क्या करते हैं कि आपसे कहते हैं कि भाई ये मेरे पास लिक्विड है और इसमें 2 लिक्विड हम ले रहे हैं मान लीजिए, और दूसरा लिक्विड हमने ये ले लिया, इसको मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये हमारा दूसरा लिक्विड हो गया। तो नॉर्मल सी बात, दोनों में वेपर्स बनेंगे, यहां भी वेपर आएंगे, रेड के भी आएंगे, और यहां आपको जो वेपर मिलेंगे वो आपको ब्लैक के भी मिलेंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किसी भी कंपोनेंट के इन वेपर फेज, मतलब यहां कितना अमाउंट सोल्यूट का होगा और कितना अमाउंट सोलवेंट का होगा, वेपर दोनों के बन रहे हैं ना। यहां निकालना है तो यहां के लिए तो आप रोल्स लॉ को फॉलो कर ही रहे हो कि P total इज इक्वल टू P नोट A, सॉरी PA इज इक्वल टू P नोट A इनटू में XA। तो यहां से तो जो आप ये XA निकाल रहे हो, ये XA तो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट के जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेपर फेज में कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली Y से। तो YA हो गया। YA क्या है? YA आपकी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है किसमें? इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। क्लियर? तो वो कैसे निकालना है आपको? वो आपको निकालना है, जिस भी कंपोनेंट का है आप उसका प्रेशर लीजिए, सॉल्यूशन में कितना होगा वो हम कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं, और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? टोटल प्रेशर से सॉल्यूशन के। तो ये आपको वेपर फेज में कंपोजिशन मिल जाएगी मोल फ्रैक्शन की इस फॉर्मूले से। इसी तरह आप बी के लिए भी निकाल सकते हो कि YB कितना होगा, YB आपका होगा PB एंड डिवाइड बाय P टोटल। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं कि वेपर फेज में आप कंपोजिशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। लिक्विड फॉर्म में करनी है तो आप ये निकालते हो, वेपर फेज में करनी है तो आप ये कैलकुलेट करते हो YA एंड YB। ओके, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, वो नीट जेईई के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वहां से आपसे सीधा क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो उसको जरा अच्छे से लीजिएगा डेरिवेशन को। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आसान सा टॉपिक होगा आज तो मेरे ख्याल से, ज्यादा मुश्किल लगा नहीं होगा आपको, कुछ डेरिवेशन ही हैं छोटे छोटे आपके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आपको बताऊंगा मैं, जब पूरा ड्राइव कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या ड्राइव हमने किया है। बट मैं फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि मैं रिलेशन ड्राइव कर रहा हूं किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ओके, दोनों में क्या रिलेशन आ सकता है हम वो ड्राइव करेंगे। चलिए, तो देखिए होता क्या है, होता ये है, अगर हम YA मान चलते हैं तो YA जो हमारा था अभी, YA हमारा था PA बाय में P टोटल का क्या लिख सकते हैं हम, PA प्लस PB लिख लें। अगर दो कंपोनेंट हमारे पास हैं तो हम टोटल की क्या लिख सकते हैं, PA प्लस PB लिख सकते हैं। ओके, चलिए जी, अब इसको क्या कर दीजिए, अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो यहां कितना होगा, 1 बाय YA हम ही लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो यहां हमने रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लेंगे तो यहां कितना होगा 1 बाय YA, यहां कितना होगा PA प्लस PB डिवाइड बाय PA हो जाएगा। अब आपको जो P और PB की वैल्यू पता है, क्योंकि हमें ड्राइव किस में करना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, तो वो तो लाने पड़ेंगे ना हमें। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए PA की जगह में क्या लिख सकता हूं, ये इसको डिवाइड कर लीजिए पहले, ये हो जाएगा PA बाय में PA प्लस PB बाय में PA, ये तो 1 हो गया। क्लियर? तो क्या हो गया 1 बाय YA इज इक्वल टू दिस, इसी को हम यहां लिखते हैं तो 1 प्लस PB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P नोट B और
एक्स बी, और पी ए की जगह लिख सकते हैं पी नोट ए और एक्स ए। समझ में आ रहा है ना आपको क्या किया मैंने यहां से? अब दो और फ्रैक्शन आ गए, अगर इसको एक में सोल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? देखो 1 प्लस पी नोट बी, क्योंकि हम ए ले रहे हैं तो रिलेशन बी ए के लिए निकालेंगे, तो बी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ए में। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स ए एंड डिवाइड बाय पी नोट ए एक्स ए। क्लियर हो गया? तो यहां से तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए क्या बनता है 1 प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए, ये होगा। एंड इसके पूरे के डिवाइड में क्या होगा पी नोट ए और एक्स ए। क्लियर? अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए बस इसको, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं इसको यहां कर रहा हूं। देखिए 1 एज इट इज रहेगा, इसको इसके नीचे लिखिए तो पी नोट बी बाय में पी नोट ए और एक्स ए। ठीक है, इसको इसके नीचे लेंगे तो माइनस पी नोट बी बाय में पी नोट ए, एक्स ए से एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको एक साथ लिख लें तो यहां से क्या बनेगा देखो 1 माइनस पी नोट बी बाय पी नोट ए तो अलग हो गया, और प्लस क्या बचा पी नोट बी बाय पी नोट ए और 1 बाय एक्स ए। ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया जो मैं अब यहां लिख रहा हूं लास्ट में। तो हमारे पास क्या मिलता है, दैट इज 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी नोट बी बाय पी नोट ए प्लस पी नोट बी बाय पी नोट ए और 1 बाय एक्स ए। इट मीन्स कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन 1 बाय एक्स ए एंड 1 बाय वाई ए, ये होगा। इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन 1 बाय एक्स ए एंड 1 बाय वाई ए, तो यहां से ग्राफ कैसा आना चाहिए, ग्राफ कैसा आना चाहिए स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है, अब पूछोगे सर बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि स्लोप क्या है आपकी पॉजिटिव स्लोप है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया और ये c हो गया। तो इंटरसेप्ट कितना हो गया, इंटरसेप्ट हमारा हो गया 1 माइनस पी नोट बी बाय पी नोट ए, और स्लोप कितनी होगी हमारे पास, स्लोप होगी हमारे पास पी नोट बी बाय पी नोट ए। सेम ऐसे ही डेरिवेशन आप कर सकते हो b के लिए 1 बाय वाई बी और 1 बाय एक्स बी, और आप खुद से उसको ट्राई कीजिएगा कि आपका क्या रिलेशन आता है, और प्लीज मुझे वो बताइएगा। मैं आपसे कल भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आप अपने डाउट्स लेने हैं और मैसेज भेजना है मुझे किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हो, वहां से आप बिल्कुल फ्री मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो के और बाकी सभी वीडियोस के, तो वहां से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, कैमरेदा पेज को ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पे, वहां अपने डाउट्स डाल सकते हो। क्लियर? तो ये आपका रिलेशन आ गया है जो आपके बहुत काम आता है, खासकर कॉम्पिटिशंस में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट और जेईई के लिए, वहां इसका थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसको आई होप कि आपको समझ में आया और आप इसको ट्राई भी करोगे। क्लियर? चलिए जी, तो अब इसको करते हैं हम साफ। उसके बाद एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है आपका, मैं दो चीजें लिख रहा हूं और आप मुझे बताइए कि दोनों में क्या चीजें आपको बढ़िया लगी और क्या नहीं। देखिए आपने हेनरी लॉ पढ़ा था, और हेनरी लॉ का एक डेरिवेशन आया था कि पी ए जो होता है, पी ए जो होता है वो के एच इंटू में एक्स ए होता है। पढ़ा था? ये कहां पढ़ा था हमने? हेनरी लॉ में पढ़ा था, जहां पे गैस हमारी क्या थी, सोल्यूट थी। और अभी रोल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि अगर पी ए निकालना है तो वो हमारा इक्वल होता है पी नॉट ए इंटू में एक्स ए के। ये भी वोल्टाइल के लिए पढ़ा था, लिक्विड के लिए पढ़ा था। यानी ध्यान से देखिए, दोनों लगभग सिमिलर सी चीज है कि वही के एच हम ले रहे हैं, वही पी नॉट हम, बस फर्क कहां है, फर्क आया कॉन्स्टेंट में। यहां कॉन्स्टेंट कितना है,
KH, और यहाँ कांस्टेंट क्या है P नॉट, A कांस्टेंट है। तो इसका मतलब रोल्स लॉ हम अप्लाई कर पा रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन के लिए, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि हेनरी लॉ जो है वो हमारा लिक्विड सॉल्यूशंस पे भी अप्लाई हो सकता है। सिर्फ फर्क कहां आएगा, कांस्टेंट में फर्क आएगा। यहां हम ले रहे हैं गैस के लिए, यहां हम लेते हैं लिक्विड के लिए, लेकिन हम क्योंकि ये बोलते हैं कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं और गैस भी एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो इसीलिए हम ये सब करते हैं। एक खास बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सॉल्यूशन का सोल्यूट हेनरी लॉ को फॉलो कर रहा है तो सॉल्वेंट आपका रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। ये पक्की बात है कि अगर आपका सॉल्यूशन का सोल्यूट जो है वो हेनरी लॉ को फॉलो कर रहा है तो सॉल्वेंट जो आपका है वो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, इसका हम वाइस वर्सा नहीं कर सकते हैं कि भाई सॉल्वेंट अगर हेनरी लॉ को फॉलो कर रहा है तो सोल्यूट आपका रोल्स लॉ को फॉलो करेगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो पहली वाली कंडीशन मैंने आपको बताई कि सोल्यूट अगर हेनरी लॉ को फॉलो कर रहा है तो सॉल्वेंट आपका रोल्स लॉ को जरूर फॉलो करेगा। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों किसके लिए हो सकते हैं, बोथ आर एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। क्लियर? एक तो ये खास बात हमें दोनों में दिख रही है कि दोनों में क्या होता है, दोनों एप्लीकेबल किसके लिए होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। दूसरा, दोनों केसेस में क्या कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर होता है या पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। दोनों बातों में यही तो कह रहा है, यहां भी देखो यही बात बोल रहा है और यहां भी देखो यही बात बोल रहा है। क्लियर? तो एक दूसरी बात हमें यहां से ये देखने को मिल गई। तीसरा, अब इसकी डिसिमिलैरिटी क्या हो सकती है, डिसिमिलैरिटी तो एक ही दिख रही है आपको मेनली कि भाई दोनों का जो कांस्टेंट है वो अलग अलग होता है, बोथ हैव डिफरेंट कांस्टेंट, बोथ हैव डिफरेंट कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक हो गया रोल्स लॉ का फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशंस एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस। अब जो हमारा कल का टॉपिक होगा, इसमें कल का टॉपिक आपको और भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल का टॉपिक जो है वो रोल्स लॉ से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही करना है हमें, लेकिन कुछ नया टाइप करना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ, तो वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से रिलेटेड, एक वो टॉपिक हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सीबीएसई और नीट जेईई के लिए, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स बड़े आते हैं भाई टॉपिक पे, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर हमारा मोस्टली खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो कौन सा करेंगे वो आपको पता चल जाएगा कौन सा करेंगे, बट बहुत बढ़िया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नया सिलेबस में दोबारा से आ गया, वो पहले नहीं था। तो आज के इतना काफी है। अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ छोड़े जा रहा हूँ, 2-4 न्यूमेरिकल्स मैं लिख के जा रहा हूँ यहाँ पे, आप उनको ट्राई कीजिएगा। वो रिलेटेड है रोल्स लॉ के फॉर्मूले से ही, उससे कुछ अलग नहीं है। तो वो फॉर्मूलेज में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो अब मैं आपको दूंगा रोल्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके 3 क्वेश्चंस, ओनली 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, और ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ट्राई कीजिएगा इनको बहुत अच्छे से। रोल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है तीनों के तीनों आपके, और आई थिंक आप कर लोगे तीनों क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन देखिए, मैं जैसे तीनों क्वेश्चन आपके वैसे तो कंपटीशन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ये पहले 2 क्वेश्चन जी आपके नीट में आए हुए हैं और जो लास्ट क्वेश्चन आपके जेईई मेन में आया हुआ है, तो वही क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। अगर आप इनको सोल्व कर लेते हो तो आई थिंक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को देते हैं आराम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।